एक कहानी है, अभी उसी मुकम्मल कहानी ना समझा जाए, आप राय देंगे तो बहुत अच्छी, मैं कोशिश करूंगी कि अच्छी कहानी बन जाए। मेरी कहानी का शीर्षक है बेला। बेला एक लड़की है, उसके हैं। धूप निकल आई थी, कोयल गा गा कर कुछ कह रही थी। लग रहा है कि कोई पीर बाँच रही है। नीम और बरगद के दो दरख्त आपस में गुथे हुए थे, मानो एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं। जंगल में बरगद और पीपल के सटे दरख्त तो बहुत देखे थे, पर ये इकलौता नीम और बरगद का दरख्त था। यहाँ नीम की नीमकौड़ी से लदी हुई डालियाँ बरगद के तनों से बच्चों की तरह लिपटी हुई थी, और कोयल की कूक से उठने वाली विरह को महसूस करके धीरे धीरे हिल रही थी। खुले आसमान पर उतरे हुए ओढ़ने जैसा एक बादल लटका हुआ था। बेला जल्दी से उठकर बैठ गई। हाय, मैं तो सोती रह गई। और मुई कोयल, तू क्यों रो रही है सुबह सुबह? मत रो, देख अब मैं भी नहीं रोती। आ जा, कुछ बातें करेंगे। कहते हुए पास में सोए हुए अपने छोटे से बच्चे को चादर उड़ा के कस के लिपटा लिया और कोयल के साथ ही गाने लगी। है राजा, कैसे कटी है सारी रतियाँ। है राजा, कैसे कटी सारी रतियाँ। जब ले गए राजा सुधियों न ले हिले, जब से गए राजा सुधियों न ले हिले। लिखिया न भेजे पतिया, हाय राजा। हाय दिनवा तो बीतेला बटिया जोहत, तारा गिनत बीतेले रतियाँ। गाते गाते धीरे धीरे कोयल और उसका स्वर एक हो गया। थोड़ी देर बाद उठी, आंखों से गीली आंखों को पोंछते हुए अंगड़ाई लेते लेते उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, मानो आंसू बहने से काली माँ झर जाने से कुछ नीली सी महसूस हो रही थी। उन आंखों को देखकर लगता जैसे मीलों फैले जंगल में पास सटे शांत सरोवर। उसने बेटे को प्यार भरी नजर से देखा और हंसने लगी। फिर अपने से ही बोलते हुए सुगत से बोली, मुझे तेरा राजा जी कहाँ है जो याद कर रही है? चल बेला रानी, बकरी को घास डाल दे और राहुल के उठने से पहले दूध धो करके गर्म करके रख ले, कुछ रोटी बना ले। रात की सब्जी बची हुई है। सूरज की धूप पेड़ों से छनकर उसकी कोठरी, जो कि फूस की बनी हुई थी, पसर रही थी। पत्तों को जलाकर दूध गरमाने के उपक्रम में आग की लपक उसके चेहरे की चंपई रंग को डाल रही थी चेहरे पर, और मैली कुचैली गुलाबी ओढ़नी चेहरे को गुलाबी मासूमियत से भर रही थी। इतने भरे पूरे जंगल में बेला गांव के बाहर वाले जंगल में अकेले रहती थी। अकेले कहाँ जी, उसका 4 साल का बच्चा भी तो था। वो अपने कमर में हमेशा दराती लटकाए रहती थी। वही उसका औजार थी, वही उसकी इज्जत बचाती थी। बेला इस जगह की रहने वाली नहीं थी। यद्यपि उसका गांव भी इसी चंपारण जिले में ही था, पर यहाँ से कोसों दूर था। कितना दूर उसे खुद गिनती में नहीं पता। वो कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल 8वीं पास थी। बेला को स्मृतियों ने घेर लिया। वो भी कभी फुदकती हुई स्कूल जाती थी। गांव में लड़कियों के लिए केवल 8वीं तक का स्कूल था। उसके गांव में लड़के भी स्कूल कम ही जाते। सुबह से कंचा गोली गिल्ली डंडा में लग जाते। दोपहर में जंगल से गांव सटा होने के कारण जंगल भाग जाते। बेला को पढ़ाई का बड़ा शौक था। पिता थे नहीं, पर बाबा उसे पढ़ने भेजते। घर से पड़ोस से स्कूल पढ़ने तो बहुत बच्चे जाते, पर पहुंचते स्कूल 2 ही 4 बच्चे। मास्टर साहब सबकी हाजिरी खुद ही दे देते। बेला की पढ़ाई में तेज होने के कारण गांव के प्रधान के यहाँ से हमेशा इनाम मिलता रहता। बेला दिन पर दिन ताड़ की तरह बढ़ती चली जा रही थी। 4ठी कक्षा में आ गई थी। बब्बा को पकड़ कर लटक जाती तो गांव की औरतें उसकी माँ से कहती, अपनी बेला को गुण गिथाई सिखाओ, पढ़ाई से बेशर्म हो जाएगी। अम्मा रुआसी हो जाती और घूंघट करके बब्बा से कहती, बाबूजी, बेला के अब हम ना पढ़ाईती, बड़ हो गई है, छुट्टा घूमेली, ऊंच नीच हो गई तो। बब्बा खखार के कहते, अरे बेलवा के माई, धैर्य रख, अबे छोट बिया, पढ़ले से बुद्धि आवेला।
बप्पा प्रधान जी से कई बार कह चुके थे कि सरकार से प्रार्थना पत्र दे करके लड़कियों का स्कूल भी 12वीं तक गांव में करवा लीजिए। प्रधान जी कहते अभी 8वीं तक में ही लड़कियां नहीं आ रही हैं। बप्पा ये नहीं कह पाते कि प्रधान जी आपके घर की भी लड़कियां तो नहीं आती हैं, तो बाकी गांव की कैसे आएगी। ये बात अलग थी कि प्रधान जी की लड़कियों को पढ़ाने मोटरसाइकिल से शहर से मास्टर आते थे और प्रधान जी का इकलौता लड़का बचपन से बोर्डिंग में, शहर में रह के बोर्डिंग में पढ़ रहा था। कहते हैं कि पिछले 12 साल से प्रधान जी प्रधान थे, उससे पहले उनके पिताजी प्रधान थे। गांव के लोग कहते हैं कि प्रधान जी के परिवार पर देवता खुश हैं। बेला जैसे जैसे करके 8वीं पास हो गई और अम्मा की जिद के कारण बप्पा भी सरेंडर कर दिए, क्योंकि गांव में स्कूल था नहीं, शहर भेज नहीं सकते थे। बप्पा शहर जा करके 9वीं और 10वीं की किताब ले आए। बेला दोनों क्लास की हिंदी की किताब घोंट ली। धीरे धीरे जान गई थी कि लड़कियां पढ़ लिख करके पैसा भी कमा सकती हैं, मोटर गाड़ी भी चला सकती हैं, पर उसके गाँव में कुछ नहीं हो सकता। अब बेला धीरे धीरे लंबी 70 देह वाली गेहुए रंग की सुंदर लड़की में तब्दील हो गई थी। अम्मा का मन उसे ऐसा बढ़ता देख के डरने लगा। वो रोज बप्पा से कहती, बाबूजी हम गरीब लोगों के पास एक इज्जत होला, कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहाँ जाए। बप्पा कहती तू घबराना, कछु ना होई, अपन बेलवा समझदार बा, ठीक घर देखता नहीं, इतना सुंदर बिटिया के ऐसे ना ढकेल दे। अम्मा शांत रह जाती, ठाकुर जी के हाथ जोड़ती और बुदबुदाती रहती। बेला अम्मा की चिंता से दूर अपनी दुनिया में मस्त थी। उसके सपनों में एक सुंदर सा राजकुमार घोड़े से आता, उसकी बाहों में हाथ डाल करके वह उड़ती चली जाती थी। बेला को गांव का कोई भी लड़का पसंद नहीं था, पर एक बार प्रधान जी का लड़का अपने बाप के चुनाव प्रचार में आया तो कनखी हुई कनखियों में उन दोनों की नजरें मिली। आवाज तो आ रही। अब बेला को अपने सपने के राजकुमार का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। बेला सपनों में खोई हुई जंगल की तरफ निकल जाती, जो उसके गांव के मुहाने पर ही था। वहां लतर पतर से बातें करती, पास बहती हुई पतली नदी की सुरम्य धारा पे पैर डाल करके बैठती और अपने मुख की परछाई के साथ साथ उसे अपने राजकुमार का मुखड़ा भी उसमें से सटा दिखाई पड़ता। केले नाचती, गाती, लकड़ियां बीनती और गांव चली आती। प्रधान का बेटा रोहन भी बेला के सौंदर्य के जादू में जब भी आता तो फंसा सा उसके मोहल्ले की तरफ चला आता। उसकी शिक्षा को एजुकेशन की थी, पर वह उन लड़कियों से दूर रहता। उसे सबसे फ्लर्ट करने वाली लड़कियां नहीं पसंद थी। उसे तो रह करके गांव के कोने वाले घर में रहने वाली, चीते से चाल वाली, लंबी दुबली, सादगी के समंदर में उछाल मारती लहर सी बेला ही पसंद आती, याद आती। जब भी दोनों आमने सामने ही होते तो आंखों ही आंखों में बात करते। एक दिन वो जंगल वाले रास्ते से वापस लौट रही थी। फिर चारों तरफ दूधिया चांदनी बिखरी हुई थी, शायद पूर्णमासी थी। पैर में पहनी हुई पायल छन छन कर रही थी और बेला गोल गोल घूमकर आंखें बंद करके खड़ी हो जाती और अपने ही पायल की आवाज को थोड़ी देर जो उसके कानों में गूंजती रहती सुनती रहती। तभी उसे लगा किसी ने उसे स्पर्श किया। आंखें खुली तो उसका राजकुमार रोहन खड़ा था, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सकुचा गई, तभी रोहन का हाथ उसके हाथ से टकरा गया और हजारों दीप जल उठे। बेला तुम यहाँ? हाँ, मन नहीं लग रहा था इसलिए जंगल में चली आई। मैं भी। ये जंगल कितना सुंदर है, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मेरा बचपन तो यहीं बीता है। टूटा फीटा घर है, तुम्हारे घर जैसी हवेली नहीं। बाप रे बाप, कितनी बड़ी है तुम्हारी हवेली। रोहन के हाथ की पकड़ बेला के हाथ पर बढ़ गई और बेला ने उसे छड़ाया नहीं। कितनी सुंदर और मादक छुअन थी। शाम के धुंधलके में आकाश की नीली सरसता में बादल के से एक टुकड़ा भी बादल का घूम रहा था। नीचे बांसों के झुरमुट के पीछे खड़े अर्जुन और पाकड़ के पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले, शाम को दाना लेकर लौटती माँ को देख करके खुश होते बच्चे और पंछियों का कलरव वातावरण को मनमोहक बना रहा था। दोनों पहली बार इतने समीप बैठे थे, कुछ मुंह से कुछ आंखों से कह सुन रहे थे। तभी बादलों के एक टुकड़े ने प्रेम वर्षा कर दी। दो जोड़ी आंखों और खुले आतुर होंठ एक दूसरे से सट गए और दोनों की सांसें उलझ गईं।
घर पहुंचने तक देर हो गई। अच्छा हुआ कि अम्मा आज घर पे नहीं थी, कहीं गई थी। बब्बा दालान में सुतली बीन रहे थे तो वो चुपचाप अंदर घुस गई और सांसों को सीधा करने लगी। रात भर बेहोश सी पड़ी रही। सपने में राजकुमार का घोड़ा और उससे लिपट कर बैठी हुई वो। महीना दिन बीत रहे थे। बेला रोज जंगल का एक चक्कर लगा लेती थी, शायद रोहन से मुलाकात हो जाए। एक दिन भर बुखार और उल्टियाँ आती रही। अम्मा परेशान, पर उसकी अम्मा की अनुभवी आंखों ने उसकी हालत देख करके समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। अम्मा की आंखें भी कांपने लगी। बब्बा भी अम्मा की दशा देख करके डर गए और समझ गए। अम्मा ने झट से चिटकनी लगा ली, कहीं दीवार भी कुछ न सुन ले। अम्मा ने पास पड़ी हुई मट्ठा मारने वाली रस्सी से बुखार से तपते हुए शरीर पे दनादन प्रहार किया। वो समझ ना पाई। अम्मा बस करो, क्यों मार रही हो? बताओ क्या हुआ? हरामजादी कहाँ नाक कटवा के आई है? अम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया। चुप! पहली बार बब्बा के चेहरे पर अपने लिए हकारत दिखी थी। केवल बब्बा ही तो थे जो उसे चाहते थे। वो रोती जाती, उल्टियां करती जाती। बताती है कि नहीं? बताती है कि नहीं? माँ के हाथ तनातन उसके शरीर पर प्रहार करते चले जा रहे थे। अम्मा जोर से चिल्ला करके हुए अम्मा ने रस्सी छोड़ करके लाठी उठा ली। अम्मा, मैं केवल एक बार रोहन से मिली थी। कौन है रोहन? अम्मा, वो प्रधान जी का लड़का। बब्बा और अम्मा दोनों ढले पेड़ से कट के वहीं पर बैठ गए और बेला रोती रही। बब्बा प्रधान जी के घर की तरफ लाठी लेकर के चल पड़े। प्रधान जी सांझ के बेरा बब्बा को आते देख करके कहा, चाचा कुट्टैम आना कैसे हुआ? बब्बा ने इधर उधर देखते हुए कहा, प्रधान जी जरूरी बात है। अरे जल्दी बताइए ना, मुझे शहर अपने लाला के पास जाना है और वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा है। बब्बा आसमान से गिरे, कौन विदेश जा रहा है? हमारा बेटा बहुत बड़ी पढ़ाई करने जा रहा है, तुम गंवार लोग क्या जानो। प्रधान जी, हमारी इज्जत आपके हाथ है, कहते हुए बब्बा अपनी पगड़ी प्रधान जी के पैरों पर रख दिए। महाराज सही बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा टाइम मत खराब कीजिए, हमें जल्दी जाना है। प्रधान जी, आपका बेटा और हमारी पोती एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग ठिकाने है? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। प्रधान जी, आप बेला को बचपन से जानते हैं, कितनी बार ही तो आपने इनाम दिया है, क्या बकवास कर रहे हो? प्रधान जी बंदूक पर हाथ फिराते हुए गुर्राए। बब्बा ने प्रधान जी के गोड़ कसकर पकड़ लिए थे। आप हमें चाहें तो मार डालें, पर मेरी पोती की जिंदगी बचा लें। प्रधान जी ने बब्बा का टटुआ पकड़ करके खींच लिया और चीखते हुए बोले, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी झोपड़ी भी नहीं बचेगी। प्रधान जी, बेला पेट से है, रोहन बाबू का बच्चा है, मेरी पोती झूठ नहीं बोलेगी। अपनी पोती का पाप मेरे बेटे पर मार रहे हो? साले, भाग साले, नहीं तो तेरी पोती का भी पता नहीं चलेगा, कुत्तों को बोटी बोटी खिला दी जाएगी। ऐसा जुल्म मत करिए प्रधान जी, बिना बाप की बच्ची है। मैं फिर कह रहा हूँ, भाग जा, नहीं तो गोली चल जाएगी। बब्बा लाठी घसीटते हुए घर आकर कटे पेड़ जैसे ढह गए। 2 दिन हो गए, कोई घर से बाहर नहीं निकला, पर पेट तो पेट है। शहर में डॉक्टरनी को दिखाया गया, 2 माह का गर्भ था, 16 साल की उम्र थी, पेट गिराना संभव नहीं था। अम्मा बब्बा से नाराज थी, केवल खाना बनाकर ढाँप कर रख देती, मुझसे तो बात ही नहीं करती थी। ठीक से न खाना पीने के कारण मेरा शरीर पीला पड़ रहा था। इतना होने पर भी बब्बा मुझे बहुत चाहते थे। बीच बीच में कुछ खरीद के खाने वाली चीज बिना बोले आले में रख कर चले जाते। बब्बा को डर था कि कहीं प्रधान कोई मुझे नुकसान न पहुंचा दे, तो क्योंकि उसके गुर्गे बंदूक लाठी लेकर के घर के बाहर से दिन में कई बार निकलते थे। बब्बा ने गांव से 20-25 कोस दूर ब्याही अपनी बहन यानी कि मेरी बुआ दादी को बुलवा लिया और निश्चय किया कि मुझे गांव छोड़ करके बुआ दादी के गांव में रहना पड़ेगा। अम्मा ने मुझसे मन ही मन रिश्ता तोड़ लिया था, इसलिए जाते वक्त समय मैं उससे लिपट कर रोई, पर उसने मुझे धक्का दे दिया। बब्बा से लिपट के रोने लगी तो बब्बा मुझे चिपटा के भौकाल मार के रोने लगे। बब्बा रोते जाते और मेरी पीठ सहलाते जाते, बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे मोगरे बहुत पसंद थे, इसीलिए तुम्हारा नाम बेला रखा था।
बब्बा मुझसे गलती हो गई, बब्बा मुझे माफ कर दो। मैं बुआ दादी के साथ गांव चली आई। इतना कुछ हो गया पर मैं रोहन को नहीं भुला पाई। केवल एक ही बार मुलाकात हुई थी। प्रधान जी ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। पता नहीं उसे मेरी याद आती है या नहीं। बुआ दादी बूढ़ी थी, अकेली थी, उसके बेटे बहू शहर में रहते थे। मैं काम करती तो वो बहुत खुश रहती। ए चंपा कली, ए बेला कली, तुझसे कैसे ऐसी गलती हो गई बेटा, कहती। मुझे अपने से घृणा हो गई थी, पर अपने पेट में पलते बच्चे से मैं घृणा नहीं कर पाई। बुआ दादी ने सबसे कहा, मेरी भतीज बहू है, इसका पति चल बसा है, बेचारी पेट से ही इसलिए वैसे ले आई हूँ। राहुल का जन्म हो गया, पर माँ नहीं आई। बब्बा आए, नाती देख कर रोने लगे। एक गठरी में थोड़े से गहने और रुपए देकर के दादी को बुला के कहने लगे कि बेला की कहीं और व्यवस्था अपने घर से दूर कर दो। प्रधान जी के आदमी सूंघ रहे हैं, कहीं बच्चे को पता चल गया तो बच्चे को ना उठा ले जाए या बेला को हानि पहुंचाए। बुआ दादी ने मेरी व्यवस्था अपने गांव से दूर जंगलों में कर दी। मैं और राहुल अब जंगल में ही रहते हैं। बुआ दादी ने बताया, एक दिन बुआ दादी आती जाती रहती थी जंगलों में। बुआ दादी ने बताया कि बब्बा का हार्ट एक दिन रुक गया, बब्बा सोते ही रह गए। अब तो बब्बा भी चले गए, अब मेरा कोई नहीं है। अम्मा अभी भी नाराज हैं। मैं रोती रही, उस दिन मैं रोती रही। सुना है अगले साल प्रधानी का चुनाव है। क्या पता रोहन फिर चुनाव प्रचार करने आए, क्या पता खुद ही प्रधान बन जाए। शायद घूमता घामता जंगल में आ जाए और दुष्यंत की तरह राहुल को देख करके खुश हो जाए। अभी कहानी तो कंप्लीट नहीं है, बस कहानी का लबो लबाब ये है। और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसमें किस